हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का फिर से स्वागत। प्रीवियस वीडियो में जैसे कि हम बहुत सारे टॉपिक्स पे बात कर चुके हैं। मैं अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ कि किस तरह से ट्रांसफ़र हुआ, किस कंडीशंस में हुआ और किस तरह से बीटा एसईजी पॉजिटिव आया, फर्स्ट हार्ट बीट, अल्ट्रासाउंड, ये सब बारे में हम बात कर चुके हैं। बट आज का जो टॉपिक है वो तो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि डे ऑफ ट्रांसफ़र, यानी कि जब डॉक्टर हमारी लाइनिंग की थिकनेस देख करके यूट्रस के लिए हमारे लिए एक डे डिसाइड करता है कि इस दिन जो है आपका ट्रांसफ़र होना है। उस दिन आपको क्या क्या तैयारियां करनी चाहिए, कैसे हमें प्रिपेयर रहना चाहिए, क्या हमें करना चाहिए, इस बारे में आज हमारा वीडियो होने वाला है। डे ऑफ ट्रांसफ़र यानी कि डॉक्टर आपकी यूट्रस की थिकनेस को चेक करते हैं, आपके टेस्ट सारे मॉनिटर करते हैं और देख के बताते हैं कि आपके लिए कौन सा डे जो है वो पीरियड के 19th 18th 17th ऐसे डेज़ पर जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं बेसिकली। तो वो हमारे लिए डिसाइड करते हैं। इसमें आपको बता दिया जाता है कि इस दिन ये टाइमिंग पर आपका ट्रांसफ़र होना है और आपको सेंटर पहुंचना होता है। प्रोसेस डॉक्टर आपको डिस्कस कर चुके होते हैं पहले ही कि किस तरह से आपका होना है, या वो वेजाइनल अल्ट्रासाउंड के थ्रू जो है उसी ऑब्जर्वेशन में जो है वो अल्ट्रासाउंड के फॉर्म में ही उसी तरह से उसमें उसी में एक निडल वगैरह लगा करके वो लोग जो भी अल्ट्रासाउंड तक इंस्ट्रूमेंटेशन करके एम्ब्रियो को पहुंचाते हैं, वो सब प्रोसेस है। बेसिकली जो जैसे कि हम जानते हैं कि एक आर्टिफिशियल प्रोसेस है, एग और स्पर्म की यूनियन से जो है लेबोरेटरी में आपके लिए एम्ब्रियो रेडी करे जाते हैं। और वो एम्ब्रियो के नंबर भी डॉक्टर आपको बताता है कि आपके एक एम्ब्रियो बना है, 2 बने, 3 बने, 4 बने, उनकी क्वालिटी क्या है और क्वांटिटी क्या है, यानी कि वो क्वालिटी वाइज कैसे हैं और क्वांटिटी में कितने हैं, नंबर्स में कितने हैं, ये सब डॉक्टर आपको पहले ही बता चुके होते हैं। यहाँ पर वो आपको बताते हैं कि आपके एम्ब्रियो किस ग्रेड के हैं। ग्रेड ए का एम्ब्रियो है, ग्रेड बी का एम्ब्रियो है, ग्रेड सी का एम्ब्रियो है। इस तरह से आपके एम्ब्रियो कैटेगराइज करे जाते हैं, ग्रेडिंग उनकी करी जाती है और जो बेस्ट एम्ब्रियो होता है उसमें से वो आपको ट्रांसफ़र किया जाता है। कभी कभी फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किए जाते हैं, कभी कभी फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करे जाते हैं। जैसे मेरे केस में मैं पीसीओडी थी तो फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुए थे और आपका डॉक्टर आपके साथ डिस्कस करते हैं और कभी कभी आपकी प्रीवियस हिस्ट्री को देखते हुए वो खुद ही डिसीजन लेते हैं कि डबल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करना है, सिंगल करना है या ट्रिपल करना है। तो ये डॉक्टर पर और हमारी प्रीवियस हिस्ट्री पर भी डिपेंड करता है। कभी कभी ये सेंटर पे भी डिपेंड करता है कि सेंटर के रिज़ल्ट कितने एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र करने में अच्छे आ रहे हैं, ये भी डिपेंड करता है। तो उनको अपने रिज़ल्ट को भी देखते हुए जो है वो डिसीजंस लेने होते हैं। वो आपके साथ डिस्कस करते हैं, सारी कंडीशन, सारी फॉर्मेट्स आपको बताते हैं कि किस कंडीशन में क्या किया जा सकता है। मान लो ट्रिपलेट्स हो जाएं किसी को तो क्या होगा, ये भी वो आपको सब कुछ बताते हैं। वहाँ पर वो सब कुछ डिस्कस होता है। जो एक चीज़ और हमें ध्यान देनी होती है कि हमारा एम्ब्रियो कौन से डे का है, डे 5 का है, डे 3 का है, ब्लास्ट है, ये सब हमें देखना होता है। जो ब्लास्ट एम्ब्रियो होते हैं बहुत अच्छे होते हैं। जब भी एम्ब्रियो फ्रीज़ करे जाते हैं तो जब भी आपका ट्रांसफ़र होना होता है उस दिन जो है उनको थॉ किया जाता है, फिर उनको प्रोसेस किया जाता है और उनको डे 5 तक लाया जाता है, या कभी कभी वो डे 5 के ही होते हैं। तो ब्लास्टोसिस्ट जो एम्ब्रियो होते हैं वो बेस्ट माने जाते हैं, यानी कि उनके रिजल्ट्स अदर एम्ब्रियो से अच्छे होते हैं। बट ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही ऐसा हो। फिर ब्लास्ट एम्ब्रियो बहुत अच्छे माने जाते हैं। सेंटर जो है जब भी आपका एम्ब्रियो फ्रीज़ करता है तो फ्रीजिंग का चार्ज लेता है। थॉ के चार्ज जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है वो 10,000 होते हैं और अकॉर्डिंग टू सेंटर होते हैं कभी कभी। उसके बाद ब्लास्ट बनाने का पैसा अलग होता है, यानी कि सारे जो चार्जेस होते हैं वो आपके फ्रीजिंग के साथ जुड़ जाते हैं, यानी कि वो एडिशनल चार्ज हो जाता है। अगर आप फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं तो इतना खर्चा नहीं आता है, पर जब आप उनको ब्लास्ट बनाते हैं या उनको फ्रीज़ करके थॉ कराते हैं, यानी कि आप उसको फ्रीजिंग करके जब माइनस टेम्परेचर से सामान्य जब टेम्परेचर पर लेके आते हैं तो उससे बोलते हैं थॉ करना, यानी कि एम्ब्रियो को फ्रीजिंग से बाहर लाना, उसका चार्ज अलग होता है। और जब ब्लास्ट बनते हैं तो उसका चार्ज अलग होता है। तो ये चार्ज जो है वो डॉक्टर आपको पहले ही बता देता है। जो मेन सबसे अब जो चीज़ आती है, यानी कि आपका डॉक्टर आपको बताता है कि आपका ट्रांसफ़र होना कैसे है, नॉर्मल प्रोसेस में होना है या अंडर एनेस्थीसिया होना है। ये डिपेंड करता है कि आप किस में कंफर्टेबल हैं, यानी कि आपके ट्रांसफ़र के समय कोई दिक्कत ना हो, यूट्रस को भी, आपको भी और एम्ब्रियो को भी, इस सभी बातों का ध्यान रखा जाता है। जो अच्छे सेंटर्स होते हैं, बड़े सेंटर्स होते हैं, यानी कि जहाँ पर जो आर्ट सेंटर जिन्हें हम कहते हैं ART आर्ट सेंटर होते हैं, वहाँ पर इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखा जाता है। मेरे केस में ऐसा था कि नॉर्मल ट्रांसफ़र नहीं हो सकता था, तो मेरा ट्रांसफ़र अंडर एनेस्थीसिया होना था, इसीलिए जो है वो मेरा प्रोसेस थोड़ा सा अलग था। अदरवाइज़ जो है, जो जनरल प्रोसेस जिसकी हम बात करते हैं, उसमें हमें कुछ नहीं करना होता है, बस नॉर्मल नाश्ता वगैरह करके, नहा धो करके हमें जाना होता है। कभी कभी हम ये देखते हैं कि कहीं कहीं पर मैंने ऐसा देखा है कि आपको शैम्पू करने को मना करा जाता है, कहीं पर बोला जाता है कि नहीं आप पूरे अच्छे से नहा धो के आइए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं।
तो ये वेरी करता है कि आपका सेंटर आपको क्या एडवाइस कर रहा है। और बहुत ज़्यादा परफ्यूम या खुशबू वाली चीज़ें लगा के हमें उस दिन अवॉइड करना चाहिए उसको लगाने के लिए। ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन भी है। कोशिश करनी चाहिए कि हम इन चीज़ों को उस दिन अवॉइड करें। और दूसरा जो है कि नाश्ता वाश्ता करके आप अपना जो भी आपका रूटीन है उसको फॉलो करके आप ट्रांसफ़र के लिए जाते हैं नॉर्मल ट्रांसफ़र में। बट अगर आपका ट्रांसफ़र अंडर एनेस्थीसिया होने वाला है, जनरल ट्रांसफ़र नहीं है, नॉर्मल ट्रांसफ़र नहीं है, तो डॉक्टर आपको रात 12 बजे से लेकर के ट्रांसफ़र होने के बाद तक ना पानी पीने की सलाह देते हैं, ना खाने के लिए बोलते हैं। आपको भूखा रहना होता है। मतलब बिल्कुल आपको बेहोश करके आपका ट्रांसफ़र किया जाता है, जैसे कि मेरा हुआ था। डॉक्टर आपको बोलते हैं कि 11 साढ़े 11 बजे तक जो भी आप खा लीजिए, देन उसके बाद आपको फिर पानी भी नहीं पीना होता है ट्रांसफ़र होने तक। एक डेफिनेट टाइम पर आपको सेंटर बुलाया जाता है, आपको उस टाइम से थोड़ा सा पहले ही पहुंच जाना चाहिए। रश में उस दिन बिल्कुल नहीं रहना चाहिए और बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। स्ट्रेस लेने से यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होते हैं जो हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं नॉर्मल ट्रांसफ़र में, क्योंकि अंडर एनेस्थीसिया में तो फिर आप बिल्कुल बेहोश ही हो जाते हैं, तो आपको कुछ पता नहीं चलता है उस बीच में। तो इस तरह से मेरा ट्रांसफ़र हुआ था। तो आपको अपने ट्रांसफ़र का प्रोसीजर बिल्कुल पता होना चाहिए। जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया कि मॉक ट्रांसफ़र, एक जो मेरा इससे पहले वाला आईवीएफ था वो जनरल ट्रांसफ़र था, तो उसमें बहुत पेन मुझे हो गया था क्योंकि सर्विक्स बहुत छोटा था। इसीलिए आपको ये सब चीज़ें पहले से पता होनी चाहिए। और हर सेंटर आपको ये नहीं बताता है। प्रीवियस सेंटर मेरा बहुत छोटा सेंटर था, उसने ऐसा मुझे कुछ भी नहीं बताया उन्होंने, तो जिसका नुकसान मैंने उठाया। तो ये सब चीज़ें हमें पहले से पता होनी चाहिए। हमें अपने डॉक्टर के साथ पूरी तरह से सब बातें कर लेनी चाहिए कि मेरे ट्रांसफ़र में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं आने वाली है। क्योंकि आपका एम्ब्रियो कितना ही अच्छा बना हो, कितनी अच्छी आपकी लाइनिंग हो रही हो, सब कुछ बढ़िया चल रहा हो, बट अगर ट्रांसफ़र पेनफुल हो जाएगा तो आपका प्रोसेस कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। मेरा ओपिनियन में तो मुझे यही लगता है। तो इस तरह इन सब बातों का हमें बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए और जहाँ तक हो सके बिल्कुल रिलैक्स होना चाहिए, क्योंकि आप अपनी तरफ से बेस्ट कर चुके हैं, सेंटर अपनी तरफ से बेस्ट कर चुका है, एम्ब्रियो बना चुका है, अब डे ऑफ ट्रांसफ़र आ चुका है, तो अब आपको बिल्कुल रिलैक्स रहना। अब आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। इससे जितना हो सके आप काम और कूल रहने की कोशिश करिए। इसे कहने में तो बहुत आसान लगता है ऐसा करिए, बट बहुत डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि जो उस प्रोसेस में जा रहा होता है वो बहुत घबराहट में होता है। तो ये बट एक है, ये सोच है कि हमें बिल्कुल रिलैक्स रहना चाहिए, उस दिन कोशिश करनी चाहिए। आप अपनी ओटी में जाने से पहले आपको अपना जो भी बात होती है डॉक्टर आपसे कर लेते हैं, जो भी डिस्कशन होता है वो कर लेते हैं। आपसे डिस्कस किया डबल ट्रिपल कितना एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ये सब बातें आपको बता दी जाती हैं। बेसिकली जो होता है ट्रांसफ़र के बाद, जैसे कि ट्रांसफ़र में जितना भी समय लगना होता है आपका वो लगता है, और मेरे ख्याल से जहाँ तक है 8-10 मिनट में ये काम हो जाता है। अगर आप जगह होते हैं, यानी कि अगर आपका ट्रांसफ़र नॉर्मल ट्रांसफ़र है, तो आपको मॉनिटर पे ये सब चीज़ें दिखाई जाती हैं कि आपकी यूट्रस में कहाँ पर वो एम्ब्रियो को छोड़ रहे हैं और कितने एम्ब्रियोज छोड़ रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको स्क्रीन पे दिखाई जाती हैं और बहुत एक्साइटिंग मोमेंट होता है ये सब देखना कि आपके एम्ब्रियो जो है वो आपके यूट्रस तक पहुंच चुके हैं। तो ये सब चीज़ें जो है डॉक्टर आपको दिखाते हैं। बट अगर आप एनेस्थीसिया में होते हैं तो ये सब बातें आपको नहीं दिखाई जाती हैं, क्योंकि आप बेहोश होते हैं। आपको बाहर आकर के ही होश आता है। होश आते वक्त भी हमें बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम एकदम से उठते हैं तो हम बहुत पैनिक करते हैं, क्योंकि एकदम से हमें होश आता है। तो वो सब चीज़ों का भी हमें थोड़ा सा माइंडसेट पहले से हमें थोड़ा सा प्रिपेयर करना चाहिए। क्योंकि मैं जब जगी थी तो मैं बहुत ज़्यादा पैनिक कर रही थी कि मतलब क्या हो गया, एकदम से मुझे बिल्कुल ध्यान ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है करके। बहुत धीरे धीरे करके कॉन्शियसनेस जो है वो मेरी वापस आई थी। तो अपने मन को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए अगर आपका प्रोसेस अंडर एनेस्थीसिया वाला है। ट्रांसफ़र के बाद आपको 10 से 15 मिनट का रेस्ट दिया जाता है। अगर आप एनेस्थीसिया में हैं, जैसे मेरे साथ हुआ था, तो आपको एक बार कुछ देर बाद यूरिन करने के लिए बोला जाता है, फिर थोड़ा पानी पिलाया जाता है, फिर थोड़ा चलने के लिए बोला जाता है, फिर आपको बिठाया जाता है। इस तरह से उनका कुछ शेड्यूल होता है, वो आपके साथ फॉलो अप करते हैं। और धीरे 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 करके जो है आप जब पूरे कॉन्शियस हो जाते हैं, आप यूरिन कर सकते हैं अच्छे से, थोड़ा सा उठ बैठ पाते हैं, तो फिर डॉक्टर आपको पूछ करके कि आप कैसा फ़ील कर रहे हैं, ये करके आपको फिर मेडिकेशन के बारे में वो लोग बताते हैं। दवाइयाँ जो हैं वो आपको पूरा एक लिस्ट, एक शेड्यूल मिलता है कि कितने बजे खानी है, कौन सी मेडिसिन किसके साथ खानी है, क्या क्या करना है, खाना कैसे खाना है, बैठना कैसे है, नहाना है या नहीं नहाना है, बाल धोने हैं या नहीं धोने हैं, गर्म पानी से नहाना है या ठंडे पानी से नहाना है। ये सारे प्रिकॉशन जो हैं वो डॉक्टर आपको बताते हैं और उनको हमें अच्छे से फॉलोअप करना चाहिए। अपना दिमाग बिल्कुल नहीं इसमें नहीं लगाना चाहिए। सुनी हुई बातों पर बिल्कुल ऐसा नहीं है कि किसी ने कुछ कहा तो आप वो करने लगे, नहीं। आपको अपने डॉक्टर पे फेथ होना चाहिए और वो जो उनका सेंटर फॉलोअप करवा रहा है
वही आपको करना चाहिए, क्योंकि उस फॉलोअप से ही उनको रिजल्ट मिलते हैं और उसी रिजल्ट को देख करके ही आप उस सेंटर के पास गए होते हैं। इसलिए उनकी बातों को फॉलोअप करना बहुत ज़रूरी होता है। जो भी रेस्ट प्रोसेस आपको बताया गया है वो आपको करना चाहिए। आपको ये बातों को अच्छे से सुन लेना चाहिए डॉक्टर की, कि डॉक्टर आपको बताता है कि आपको ब्लीडिंग हो सकती है, कौन से डे हो सकती है, ब्लीडिंग आने पर कौन सी दवाई बंद करनी है, कौन सी दवाई खानी है, इसको अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। दवाइयों का प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए। प्रोजेस्टेरॉन कैसे लेना है, इंजेक्शन से लेना है, वेजाइनल प्रोजेस्टेरॉन लेना है, इसका ध्यान रखना चाहिए। यूटीआई ना हो इसके लिए पानी पीते रहना चाहिए। पेशेंट बहुत होता है उस ड्यूरेशन में, कॉन्स्टिपेशन के लिए पानी पीना बहुत ज़रूरी है। एक साथ बहुत सारा खाना खाने से हमें हमेशा बचना चाहिए। अगर आप 3 बार ही खाना खाते हैं तो आप उसको 5 to 6 टाइम कर लेना चाहिए। थोड़ा थोड़ा खाना खाना चाहिए, पानी खूब पीना चाहिए। फ्रूट्स जो डॉक्टर ने बताएं सिर्फ उन्हें ही खाइए। अपने मन से कोई अदर फ्रूट खाने की कोशिश ना करें। जो डॉक्टर ने बोले हैं जो फ्रूट्स उन्हें खाइए, जो अवॉइड करने के लिए बोले हैं उन्हें अवॉइड करिए। जितना हो सकता है रिलैक्स रहिए, रेस्ट करिए और विश करिए कि जो रिज़ल्ट जितना अभी आपने जितना स्ट्रगल इस पूरे 1.5-2 महीने में किया है उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छे से आए, बहुत अच्छा रिज़ल्ट रहे। इसी विश के साथ मैं विश करती हूँ कि मेरी बताई हुई किसी भी इन्फॉर्मेशन से अगर आपको ज़रा सा भी फ़ायदा होता है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और सारी मेडिकेशंस जो भी डॉक्टर ने आपको बताई उन्हें कभी भी स्किप ना करें। कोई भी प्रॉब्लम हो, यूट्यूब या इंटरनेट पे सर्च करने से बेटर है कि आप तुरंत अपने डॉक्टर को फ़ोन करें और उनसे अपनी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करें। आई होप कि आज की सारी इन्फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आप इसे और लोगों को भी शेयर करेंगे जिससे सबको इसका फ़ायदा मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस प्रोसेस को जान सकें और ज़्यादा परेशान ना होते हुए इन सब बातों को जो मैंने आपको बताई हैं ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और बहुत ही करंट की सिचुएशन ये है, तो मैं होप करती हूँ कि आप इसे रिलेट कर पाएंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ वीडियो को देखिए, शेयर करिए और औरों को भी इसके बारे में बताइए।